नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने तेलंगाना और झारखंड से लोकसभा चुनाव के लिए दिया नारा, परिवारवाद को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। इंडी गठबंधन का नहीं विचारधारा से कोई संबंध, ये लड़ाई परिवार प्रथम बनाम राष्ट्र प्रथम की है। होगी चर्चा राजनीतिक दलों से इसी विषय पर, साथ ही होंगी देश दुनिया और खेल की भी खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर बोला हमला। कहा, परिवार प्रथम की नीति पर चलते हैं परिवारवादी, जबकि मोदी की नीति है राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को दी 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पिछली सरकारों पर योजनाओं को अटकाने, भटकाने और लटकाने का लगाया आरोप। कहा, अब तेजी से पूरी हो रही हैं लंबित परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हैदराबाद नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की परिवारवादी नीति पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी लॉन्च कर रहे हैं चंद्रयान, जबकि राहुल की बार बार नाकाम लॉन्चिंग में लगी है सोनिया गांधी। ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी दिया इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल। डीएमके नेता ए राजा के विवादित बयान पर भड़की भाजपा। भारतीय आस्था और परंपरा पर चोट करने को बताया विपक्ष की आदत। कहा, दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने में लगी है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, सुनील शर्मा को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। भाजपा के लगातार दबाव के बाद कर्नाटक सरकार को मानना पड़ा सच। विधानसौधा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की हुई पुष्टि। भाजपा ने सीएम सिद्धरमैया को घेरा, सच छिपाने का लगाया आरोप। और 400 पार का संकल्प देश में फिर एक बार मजबूत और निर्णायक फैसले लेने वाली सरकार बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने इसी के साथ ओडिशा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक राज करने वाली परिवारवादी पार्टियों के परिवार तो मजबूत हो गए, लेकिन वो प्रदेश बर्बाद हो गए। परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों के लिए उनका परिवार पहले है, जबकि मोदी के लिए राष्ट्र पहले है। इतना उत्साह है, इतना जोश है कि यहां छोड़ो, दिल्ली में कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है। आपके प्यार का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। मेरे पास आपके उत्साह के लिए धन्यवाद कहने के लिए शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के चंडीखोल में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां मौजूद जनसैलाब का जोश आसमान से बातें कर रहा था। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए
पीएम ने पिछली सरकारों पर हमला बोला। कांग्रेस पर अपनी तिजोरी भरने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि पहले गरीबों से गारंटी मांगी जाती थी, आज मोदी गरीब की सबसे बड़ी गारंटी है। पीएम ने कहा कि जो सुविधाएं गरीबों का सपना हुआ करती थी, आज वो उन तक पहुंच रही हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। पीएम ने 2024 में 400 पार का नारा दोहराया। 400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है। राजद प्रमुख लालू यादव का बिना नाम लिए पीएम ने उनके आपत्तिजनक बयान पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन परिवार प्रथम की नीति पर चलता है, जबकि मोदी की नीति राष्ट्र प्रथम है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे, बेटियों, नाती, पोतों, भाई, भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं। ये इंडी गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया है। लेकिन मोदी देश के करोड़ों बेटे बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए डटा हुआ है। मेरा भारत मेरा परिवार का नारा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन का लक्ष्य मोदी को हटाना है, जबकि मोदी का लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाए हैं, जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाए हैं। परिवारवादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है। मोदी के सेवा काल में 25 करोड़ परिवारजनों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा भारत मेरा परिवार। ओडिशा में प्रधानमंत्री की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब और उनमें युवाओं का जबरदस्त उत्साह राज्य में भाजपा के मजबूत जनाधार को भी दिखाता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार और भाजपा के 370 पार के लक्ष्य की गूंज भी इस जनसभा में साफ सुनी जा सकती थी। धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस दोनों को एक जैसी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। उन्होंने तेलंगाना की लूट में दोनों पार्टियों को एक दूसरे को कवर फायर देने का आरोप लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां जहां परिवारवादी पार्टियों का राज है, वहां पर परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हो गया। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है।
आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का शेयर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं। वो कहते भाई मंच पे दिया था, वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया है। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। और परिवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले पर किस तरह से सियासी राजनीति हो रही है और किस तरह से ये खबर पूरी 2024 के लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चल रहे हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जहां अमित शाह इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम, इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए। 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना। हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए। और भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आजादी के 75 साल के बाद महाराष्ट्र में पीने का पानी घर में मिला। 1 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का फायदा मिला। लगभग 76 लाख माताओं को घर में पहली बार शौचालय मिला। 7 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 51 लाख लाभार्थियों को, माताओं को घर में गैस और चूल्हा देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। 12 लाख लाभार्थियों को महाराष्ट्र में घर दिया। और मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, आप लोगों के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे हैं? लग गए? वो जरा हाथ ऊपर करो दो। सबके लग गए। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। और देश में 200 करोड़ टीका लगाकर 130 करोड़ की आबादी को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज फिर से इंडिया अलायंस वालों को चैलेंज देकर जाता हूं कि आप आगे आइए। आपके भी 10 साल थे, हमारे भी 10 साल थे। हिसाब किताब करिए। अरे आप कर ही नहीं सकते हो, अरे ज्यादा करना है तो आपके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब करिए। हमारे 10 साल का पलड़ा भारी है भाई। मोदी जी ने 10 साल के अंदर किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल तक एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर बैठा रहा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां भी बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। मोदी जी ने हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मोदी जी ने 550 साल से करोड़ों देशभक्त, करोड़ों राम भक्त, दुनिया भर में फैले हुए सभी लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। आप भी चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में बिठाकर रखा। 70 साल तक राम जन्मभूमि के केस को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और आज रामलल्ला भव्य घर में विराजी। तो आप देख रहे थे अमित शाह को छत्रपति संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, जहां उन्होंने न सिर्फ पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि ये भी कहा कि राम मंदिर निर्माण का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो भी पूरा किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हम आपको बता दें, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर व्यक्तिगत हमला जो किया गया उसका किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक नारा भी दिया है कि मेरा भारत मेरा परिवार। होगी चर्चा, वक्त एक छोटे से ब्रेक की है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, NEP ने जिसे सजाया
की ये आंधी है, मोदी सरकार की गारंटी है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा, तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। So Seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घोटालों की पोल खोलने की वजह से ही विपक्षी दल उन्हें गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि वो परिवारवाद पर बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी बातों का जवाब देने की बजाय कहता है कि मोदी का परिवार ही नहीं है। पीएम ने कहा कि शायद इंडी गठबंधन को यह अंदाजा नहीं है कि देश के करोड़ों लोग उन्हें परिवार का सदस्य ही मानते हैं। आज हमारा विशेष इस नई बहस पर आधारित है कि परिवार प्रथम बनाम राष्ट्र प्रथम। इस पर चर्चा के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। क्या एक गलत तार छेड़ दिया विपक्ष ने? इंडी गठबंधन ने एक बड़ी बैठक की बड़े मंच से, लेकिन तार गलत। बिल्कुल सही सब्जेक्ट है और आपने भी उठाया है, और कल 2-3 दिनों से ये पूरे मीडिया में चल रहा है। जो विषय जो इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जो अपने इस पूरे प्रचलन को चलाया है कि परिवार सही बात उन्होंने बोला। परिवार तो उन परिवारों के साथ ये हैं कि अमित शाह के बेटे को बढ़ाना है, परिवार तो उनके लिए मतलब है कि अदानी के परिवार को बढ़ाना है, राजनाथ सिंह के बेटे को बढ़ाना है, अपने अलायंस के पार्टनर उत्तर प्रदेश में अपना दल के परिवार को बढ़ाना है। उधर अपने परिवार की जब बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने अलायंस किया है किसान नेता के तौर पर अजीत सिंह के बेटे, उनको बढ़ाना है। उनको तो रामविलास पासवान के बेटे को बढ़ाना है। हाँ, उनका परिवार है। एक परिवार और ने, बृजभूषण सिंह ने भी लिखा कि मैं भी, मेरे भी परिवार, मैं भी उनका परिवार। तो ऐसे तो बात है, लेकिन उन परिवारों के बारे में नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। जब उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। उन परिवारों की बात समझ में नहीं आ रही है। उन परिवारों की बात समझ में नहीं आ रही है कि मणिपुर की जो महिलाएं, बच्चियां हैं, वो परिवार नहीं समझ में आ रही है। ये परिवार समझ में नहीं आ रही है कि जो बच्चियां जो मेडल लेके आती हैं, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, वो परिवार समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, अमित शाह का मंच नहीं है ज्योति जी, माफ करिएगा। 15 मिनट आपके स्टूडियो में बैठकर आपने विपक्ष के एक नेता का भी, उनके इतने हुए, राहुल गांधी आज उज्जैन में पूजा करके निकले, आपने उनका नहीं दिखाया कि उन लोग क्या बात कर रहे थे लोगों से। अमित शाह बोले कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान को टेंट में रखा। कितना झूठ बोलते हैं वो, कितना झूठ बोलते हैं, ऑनलाइन झूठ बोलते हैं, दूरदर्शन पर झूठ बोलते हैं। बताइए ये सच है कि सही है? आप अपने एंकरिंग में जरूर बोलेंगी, मैं अपनी रैली में, ज्योति जी वो अपनी रैली में बोल रहे हैं। आपको जो भी खंडन करना है आप करें बैठ के। और रामलला क्या टेंट में नहीं थे एक लंबे समय से, लेकिन मसला अभी वो नहीं है। ज्योति जी आराम से सुनिए। 70 साल की बात की ज्योति जी, अमित शाह जी ने 70 साल की बात की। अरे भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं है, आप क्यों नहीं गए? आराम से बात करें कृपया। आप बताइए ना, आप पूजा करने क्यों नहीं गए थे? आप कृपया आराम से बात करें। मंडल के लोग क्यों नहीं गए थे पूजा करने? आप किसकी बात कर रहे हैं? राजीव गांधी जी ने हमारे साथ है, आप किसकी बात कर रहे हैं? मंदिर को गिरवाया। ज्योति जी, आप अपनी बात कह रहे हैं, आपने जहां परिवारवाद की हमने बात की, परिवारवाद पे टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लालू प्रसाद यादव ने की। उस मंच पर 20 से ज्यादा छोटे बड़े दल मौजूद थे, खामोश हंस रहे थे वो लोग। तो जब खामोश थे तो आप उन परिवारों को ना गिनाएं। परिवारवाद को बढ़ावा दिया। पूरे भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ जनता हंस रही थी नरेंद्र मोदी पर जब वो परिवारवाद की बात करते हैं। केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया। और इनको तो पूरे देश में 12 स्टेट ऐसे हैं जहां पर परिवारवाद के साथ इनको अलायंस करना पड़ रहा है। अगर वो न रहे, ज्योति जी, आपके मंच पे भी जितने नेता बैठे थे वो परिवार दर परिवार
न सिर्फ सत्ता में बल्कि अपनी पार्टियों में, अपनी पार्टी में राहुल गांधी कितना लंबे समय तक टेस्ट किया गया और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके आए आप एक डैमेज कंट्रोल के तहत। शिवम बीजेपी पे प्रहार है जहां गांव लोग देखते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप उनके नाकामियों को आप इससे क्यों छुपाना? बात कीजिए किसानों की, बात कीजिए कि सारी बात हो रही है। ज्योति जी शायद आप पहली बार आए हैं चैनल पे, माफ करिएगा। ज्योति जी परिवार नहीं है। ज्योति जी शायद आप पहली बार चैनल पे आए होंगे, आपको नहीं अंदाजा होगा इस चैनल पे क्या चलता है। इस चैनल पे सब कुछ चलता है, किसानों की बात भी होती है, महिलाओं की बात भी होती है, मणिपुर की बात भी होती है, नारियों की बात भी होती है। कृपया सीमित रह के सर एजेंडा चलाने मत आइए, एजेंडा चलाने मत आइए। मैंने आपसे परिवारवाद पर जो टिप्पणी आपके मंच से हुई, जो आपके मंच से परिवारवाद की टिप्पणी हुई, सवाल उस पे किया, आप 50 जगह चले गए हैं। कृपया इस तरह से हल्ला ना मचाएं कि मैं अपनी चर्चा को आगे ना बढ़ा पाऊं। ज्योति जी विनम्र होकर बात करें, ये दूरदर्शन है, कोई प्राइवेट चैनल नहीं है। अब कृपया शांत रहें, शिवम जी को बोलने दीजिए। तो शांत रहिए, लोग जानते हैं, लोग सुन रहे हैं। ज्योति जी आपके उपदेश की जरूरत नहीं है। ज्योति जी आपके उपदेश की जरूरत नहीं है। आप किसी नेता की टिप्पणी पे अगर आप उस टिप्पणी को गलत बताएंगे तो आप अपने मन से उसका जवाब दें, आप हमें कंधा ना बनाएं कृपया। हम तो अपने मन से अब आप थोड़ा शांत हो। शिवम आप अपनी बात करें। पत्रकार बैठे आपके पैनल में, उनसे पूछ लीजिए। तो आप शांत तो होइए, सही बोला कि गलत बोला। आप शांत तो होइए, किसी को बोलने तो दीजिए जरा। पत्रकार बैठे हुए उनसे पूछिए कि सही बोला कि गलत बोला उन्होंने। मेरी गुजारिश है जी शिवम जी। देखिए मैं तो जो प्रवक्ता कांग्रेस है वो मेरे भाई है, बड़े भाई है, उम्र में भी मुझसे काफी सीनियर है, तजुर्बे में भी ज्योति कुमार जी काफी सीनियर है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा परिवार 140 करोड़ का परिवार है, ये इसी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन इस उम्र में ज्योति जी इतना तेज चिल्लाओगे तो हाइपर टेंशन, बीपी से लेके पता नहीं क्या क्या परेशानी हो जाएगी। शिवम जी मुद्दे पे शिवम जी 15 मिनट आए, 15 मिनट बाद आया, 15 सेकंड तो बोलने दीजिए। ये देखिए वो शुरू हो गए। देखिए ना, चलते हैं बीपी और आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बीपी बढ़ जाता है। आप अपनी बीपी की बात कीजिए। अब इसमें क्या हो, मतलब बड़े भाई कहने के बाद मैंने इनका ध्यान भी रख लिया तो उतने परेशान नहीं है। थप्पड़ थोड़ी हम अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रख सकते, बताइए क्यों लगा रहे हैं? बीपी होगा, क्या है, बीपी आप इनको रोक दीजिए ना प्लीज। मेरी गुजारिश है, ऐसे बात हो ही नहीं पाएगी, कैसे होगी बात? तो आप अपनी बात कहो। शिवम जी आप मुद्दे पे आए ना, शिवम जी मुद्दे की बात करें। उसका जवाब दो। ठीक ज्योति जी, ठीक ज्योति जी, आपको होगा, एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को होगा। ठीक ज्योति जी आपकी बात सही है। शिवम जवाब दें, आप मुद्दे पे रहें प्लीज। अगर मैं बिल्कुल मुद्दे पर ही रहूंगा, लेकिन पिछले 10 मिनट से कांग्रेस के प्रवक्ता कितना मुद्दे पर है हम चारों जानते हैं। तो लेट्स फेस इट, इस तरह की बातें ना करें। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, आपने मुद्दे की बात की ना, वो गाना याद आ गया कि वो हम थे वो थे और समाज रंगीन समझ गए ना, जाना तब जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। आपने उनसे सवाल पूछा था परिवारवाद, वो राम मंदिर, वो यहाँ वो वहां, वो ऐसे वो वैसे। भैया सीधी सी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है लोगों के सामने भरी सभा में, कोई नया नहीं है। इनको इतनी नाराजगी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि गरीब का बेटा यहां कैसे है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा जैसे ही चमकता हुआ ये देखते हैं, जैसे ही देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेता इस तरीके से भारत के लोगों से कनेक्ट करता है, उसको अपना परिवार मानता है, वैसे ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। कि जो भाषा थी लालू प्रसाद यादव की, वो भाषा हो सकती है क्या? एक सभ्य नेता की वो भाषा हो सकती है? एक प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का चयन किस तरीके से, परिवार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्या क्या वो कह रहे हैं। अब 140 करोड़ लोग इस देश में प्रधानमंत्री जी का परिवार हो सकती है। वो सवाल पूछ रहे हैं, आप इनको रोकिए ना। मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ ना, आप इनको कंट्रोल करिए ना। क्या है नेहरू के बारे में क्या बोले, वो भाषा हो सकती है। वो पूर्व प्रधानमंत्री ज्योति जी अब सुनिए, जब आप पीछे चले ही गए हैं तो हम बता देते हैं। जो आप तमाम बयानों की बात कर रहे हैं, तो 19 में जो बयान चौकीदार को लेकर दिया गया था, हम शुद्ध ये पूछ रहे हैं, 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, क्या इस तरह का बयान, व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत आक्षेप, क्या कांग्रेस को पहले भी नुकसान नहीं पहुंचा चुका है कि एक बार फिर लालू प्रसाद, शांति रख के बात करें सर, हम बात कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं यहां।
लालू प्रसाद यादव को आगे रख के जो एक परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, आपको नहीं लगता कि उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? मुद्दे लोकसभा चुनाव की अपनी जगह है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिसमें वो तमाम पार्टियां वहां पर मौजूद थी जो किसी ना किसी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में उनके परिवार लिप्त हैं, परिवार के लोग लिप्त हैं। इसमें क्या गलत है? देखिए, अगर आप ये बात पूछती हैं कांग्रेस पार्टी से, 10 मिनट के बाद 30 सेकंड दिया, उसमें भी डिस्टर्बेंस हुआ। अगर ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन मुद्दों पर होगी और उस मुद्दे में भ्रष्टाचार भी होगा, उसमें महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी होगी, किसान भी होंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार भी होगा। आपने जब दूसरी बात कहा, आप जब वो दूसरी बात कह रही हैं आप कि वहां पर सारे लोग इस तरह से बात, तो लोग अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहां पर सारे लोग वैसे बैठे थे, तो क्या यहां के लोग इतने समझदार नहीं है भारत के लोग कि वो अजित पवार को नहीं देखेंगे कि इनकी पार्टी में चले गए, वो अशोक चौहान को इन्होंने बुलाकर, आप अभी भी यही दलील दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो सही कहा। विजय जी, ये उस पर एनालिसिस, विजय जी, एक ऐसा भाजपा ने क्या 48 घंटे से ज्यादा ऊपर बीत चुका है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्रियों ने किस तरह से इस पूरे आरोप को एक अभियान का रूप दे दिया है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन विपक्ष सेल्फ गोल कर चुका है? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता मैं विजय जी से पूछ रही हूँ। ज्योति जी, अच्छा, आप अकेले नहीं है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकार को तो बोलने दो भैया। सॉरी जी विजय जी, दरअसल क्या है कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, जनता है, तो कभी भी निजी जो हमले हैं ना, उसको बर्दाश्त नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, और कम से कम उसके साथ तो खड़ा नहीं होता। राजनेताओं में निजी हमलों की एक आदत सी बनी हुई होती है, लेकिन प्रधानमंत्री को आप राजनेताओं में मत जोड़िए। प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद पर और देश के सबके साथ वाले, सबके लिए प्रधानमंत्री की तरह से देखना चाहिए और उस पर नहीं करना चाहिए। और एक अनुभव होता है, यदि 2013 से मैं देखूं, वैसे मैं 2007 पर भी जा सकता हूं कि 2007 पर आपने मौत का सौदागर कहा, उसका नतीजा क्या हुआ गुजरात के विधानसभा चुनावों में। 2013 में आपने चाय वाला कहा, उसका नतीजा क्या हुआ। 2019 में चौकीदार चोर हुए, उसका नतीजा क्या हुआ। फिर खून की होली कहा, खून की होली खेलने वाले कहा, उसका नतीजा क्या हुआ। और अब जब बिल्कुल लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं, तो इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों की जरूरत है वोटर को कि वो आप उस पर लड़ाई लड़े, मुद्दे जिसको आप मुद्दा मानते हैं, महंगाई को अगर आप मुद्दा मानते हैं, बेरोजगारी को आप मुद्दा मानते हैं, जाति का जनगणना को मुद्दा मानते हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात करते। ये जो निजी हमला करके परिवारवाद के नाम पर, जो खुद परिवारवाद से जुड़े, बल्कि ये तो सेल्फ गोल इस तरह से भी है कि आप परिवारवाद की बात करेंगे तो सब लोग आप ही की तरफ देखने लगेंगे। तो उस परिवारवाद से आप उस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं जिसका परिवार से कोई रिश्ता परिवारवाद की राजनीति से नहीं रहा है, और उन्होंने उसको एक और बड़े बाउंस बैक किया आपको कि देश को, राष्ट्र को पूरा परिवार मानते हुए, जो मानता भी है, राष्ट्र ही मानता है उसको, अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, उसको कैच किया। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी मोदी परिवार को एक बड़े नैरेटिव के तौर पर बना दिया। तो इसका नतीजा तो बल्कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जब आप परिवारवाद, ये तो मुझे हैरानी हुई कि परिवारवाद की बात लालू यादव कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि परिवार नहीं है, तो ये तो सेल्फ गोल अपने आप में है। इंडिया गठबंधन के जितने लोग वहां पर बैठ रहे हैं परिवार में, वो सभी परिवारवाद की बात कर रहे हैं। विजय जी, लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है जो राजनीति में चारा घोटाला, सजा याफ्ता, सजा के बाद बाहर आए हैं, और उसके बाद अगर वो इस तरह की बात करते हैं उस मंच से, साथ ही साथ ये भी है कि सोमवार को जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से मंच पे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, और उन्होंने ये भी कहा, क्या ये एक कुशल नेतृत्व नहीं दिखाता है किसी नेता का कि उसे अपने प्रदेश के लिए जब विकास करना है तो उसका एक क्या अंदाज, क्या भारीपन होना चाहिए, किस तरह का नेतृत्व, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। ज्योति जी, ये भी समझने की जरूरत है, राहुल गांधी को भी, आपकी पार्टी को भी शायद, क्योंकि वो भी एक विपक्षी पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं। विजय जी, आप ही से चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर शिवम के पास। जी, तो ये बेहतर है। रेवंत रेड्डी का बयान मैंने सुना, जिस तरह से बात की। देखिए, राजनीति को अलग तरीके से रखना चाहिए, लेकिन सरकार की कामकाज, प्रधानमंत्री की कामकाज, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब हो सकता है कि ज्योति जी नाराज हो जाए कि भाई उनके मुख्यमंत्री शायद कांग्रेस की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आजकल, तो वो क्यों प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं या गुजरात सरकार की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बेहतर है, ये देश, सभी पार्टियां देश को, राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनी है ना सरकारें, तो वो सब मिलकर काम करें। और यदि कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, बल्कि ये गिरेबान में झांकने की बात है, वो आप नहीं कर रहे। और ऐसे इशू पर खासतौर से
जब आप जहां पर धंसे हुए हैं वहीं से उस इशू को उठा रहे हैं। ये तो मुझे बहुत हैरानी वाली बात लगी है कि उस तरह से बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात यदि इंडिया गठबंधन के नेता करें, परिवारवाद की बात करें, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसका क्या जवाब देना चाहिए। शिवम जी, प्रधानमंत्री ने शिवम जी केवल प्रधानमंत्री पर यदि कोई सरकार के कामकाज पर आलोचना हो उसको उठाना चाहिए। शिवम जी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत के भविष्य का है, भारत के युवाओं के भविष्य का है। तमाम मुद्दे चुनावी होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया गया है, तो अब जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक परिवारवाद की जो पार्टियां रही हैं उनसे जो नुकसान हुआ है वो भी एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा इस चुनाव का? नहीं, मुझे आपका सवाल मिस कर गया क्योंकि बीच में से आपकी आवाज कट रही है। शिवम जी, समय बहुत कम है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा है कि परिवारवाद पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा रही हैं, तो क्या इस चुनाव में जहां मोदी सरकार अपने 10 साल के तमाम उन कामों को लेके जाएगी, तो वहीं कार्यकर्ता और तमाम नेता परिवारवाद पर जो टिप्पणी की गई है और क्या नुकसान हुआ है लोकतंत्र को, वो भी एक बड़ा मसला रहेगा? परिवारवाद खतरा सिर्फ इस देश के लिए नहीं है, परिवारवाद खतरा इस देश में पार्टियों के लिए भी है। परिवारवाद का सबसे बड़ा खतरा अगर किसी पर है वो कांग्रेस पर है। राहुल गांधी से बड़ा खतरा अपनी पार्टी पर और कौन हो सकता है? 135 साल पुरानी पार्टी को बंटा धार करके जीरो में ले जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो परिवारवाद की ही देन है। अगर वैसा ना होता, अगर मेरिट पे होता, तो हो सकता है ज्योति जी इतना चिल्ला लेते हैं, ये भी अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन मजबूरी है, या फिर ये भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बन सकते। ये परिवारवाद पार्टियों को, देश के लोकतंत्र को, देश की व्यवस्थाओं को, असली डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सबको खत्म करने में आगे हिस्सा देता अग्रणी रहा है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं मेरिट पर चीजें होनी चाहिए, और जिस तरह की स्थितियां इस देश ने देखी है, कहीं ना कहीं हमें इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पत्रकार का बेटा पत्रकार बने, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि घरों में माहौल ऐसा ही रहता है। लेकिन सिर्फ वो ही बने, शिवम त्यागी अगर प्रवक्ता है और उसका बेटा सिर्फ इसलिए उसकी पैदा होने से पहले कुर्सी रिजर्व कर दी जाए क्योंकि उसके पिताजी प्रवक्ता थे, तो वही बनेगा, वो परिवारवाद है और ये खतरनाक है। प्रधानमंत्रियों के बच्चे जो हैं सिर्फ पैदा होने से पहले प्रधानमंत्री की उनकी कुर्सी रिजर्व कर दे, वो खतरनाक है। मेरिट पर कोई भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। विषय साफ है, परिवारवाद इस देश के लिए कोड की तरह काम करता है, करता रहा है, करता रहेगा। हमें कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मेरिट पर कोई भी जीत कर आए। और रही बात 10 साल की, हाँ, हम 10 साल के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर जाएंगे, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीनों एक ऐसी बड़ी समस्या देश के लिए। जी शिवम, पूरा करें, मेरे पास समय एकदम नहीं है। शिवम जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ये सब तमाम चीजें रहेंगी, लेकिन मेरे परिवार में अगर कोई मेरे दादाजी को, मेरे चाचा जी को, मेरे ताऊ जी को, जो मुझसे बुजुर्ग है, मेरे घर के करता धरता है, सब कुछ है, अगर कोई गाली देगा तो इस देश का 140 करोड़ लोग पलटकर उसी तरीके से भाषा में, उसी भाषा में जवाब देगा, और रिजल्ट्स में ये 2024 में दिखाई देगा। लोगों में जिस तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, ये करते रहे। हम अपने बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल सहने वाले नहीं है, पलटकर उसी भाषा में जवाब। ज्योति जी, बिहार के प्रधानमंत्री को राष्ट्र का मुखिया मानना चाहिए ना, प्रधानमंत्री राष्ट्र परिवार के मुखिया। राष्ट्र नहीं, राष्ट्र के मुखिया है वो। 150 करोड़ का राष्ट्र है हमारा, वो ज्योति जी, बिहार के मंच से प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसके जवाब में प्रधानमंत्री का जवाब आज रहा कि मेरा भारत, मेरा परिवार। और इसके बाद लगातार देखना यह होगा कि अब लोकसभा चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बनता है, और क्या एक बार फिर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को यह सोचना होगा कि जब व्यक्तिगत हमले करते हैं तो उसका कितना भारी नुकसान इन विपक्षी पार्टियों को झेलना पड़ता है। अतीत के तमाम नतीजे इसकी पुष्टि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कांग्रेस का तो स्टेटमेंट ही नहीं लिया आपने। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है।
अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। प्रेम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा, बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है, अब छात्रवृत्ति पाता है। डीबीटी ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है। सैचुरेशन ने हौसला बढ़ाया है, अंत्योदय का प्रकाश फैलाया है, वंचित वर्ग के साथी है। मोदी सरकार की गारंटी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम ने प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली संतनगर के बीच पहली एमएमटीएस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सेवा पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्रों में लोकप्रिय उपनगरीय ट्रेन सेवा को नए क्षेत्रों तक बढ़ाएगी। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस ट्रेन सर्विस को भी
हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने विशेषज्ञों से परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि ये 191 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन देवी की पूजा अर्चना करते हैं। पीएम मोदी ने महाकाली के मंदिर में देशवासियों की खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में जाजपुर के चंडीखोल में 20,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की भी आज सौगात दी। ये परियोजनाएं तेल एवं गैस, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हैं। पीएम ने पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मोनो इथेनॉल ग्लाइकोल परियोजना का शुभारंभ किया। भारत की आयात निर्भरता कम करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। पीएम ने 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। ये पाइपलाइन ओडिशा के पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है। पीएम ने पारादीप में एलपीजी आयात सुविधा का भी शुभारंभ किया। देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ये अहम पहल है। पीएम ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने 162 किलोमीटर लंबी बंसापानी दैतारी तोमका जखपुरा रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कलिंगानगर में कॉनकोर कंटेनर डिपो का भी शुभारंभ किया। पीएम ने ओडिशा सैंड्स कॉम्प्लेक्स में समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाई। इनमें पुरी आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई ट्रेन सेवा, पारादीप केंदुझारगढ़ के बीच नई ट्रेन सेवा और एक नई कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ शामिल है। आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जितने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। ओडिशा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाए, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमने ओडिशा में करीब 3000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए, रेलवे का बजट करीब 12 गुना बढ़ाया है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। संदेशखाली मामले पर ममता सरकार को करारा झटका देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच CBI को सौंप दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेख शाहजहां समेत कुल 3 जांचें CBI को सौंपने का आदेश दिया है। भाजपा ने हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुगलई मानसिकता वाली सरकार पर कोर्ट का हथौड़ा चला है। और मेरा देश मेरा परिवार, पीएम मोदी ने ओडिशा से दिया लालू प्रसाद यादव के उस बयान का जवाब जिसमें पीएम मोदी के परिवार पर लालू प्रसाद यादव ने हमला किया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजनीति में गरिमा बनाए रखना जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डीएमके नेता के विवादित बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राम को शत्रु बताना हिंदू भावनाओं का अपमान है। उन्होंने डीएमके से सवाल किया कि क्या वो किसी अन्य धर्म के ईश्वर के बारे में इस तरह के बयान देने की हिम्मत कर सकते हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के गठबंधन को रोकने के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन जैसे तैसे कई राज्यों में सीटों का तालमेल तो बिठा लिया है, लेकिन मन के मिलन और मुद्दों पर सहमति नहीं बनती दिखाई दे रही है। मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के नेताओं ने सीएम भगवंत मान पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। कर्नाटक सरकार ने माना है कि विधानसौध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। एफएसएल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए गए हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर पी परमेश्वर ने माना कि 2 बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट में एनआईए ने 6 राज्यों में कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।